साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभियान एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएँ। अगर आप अभी एमपीपीएससी प्री का ट्रेंड देखेंगे, तो आप 2-3 सालों में हर बार एक प्रश्न ऐसा पाएँगे, जो कि आपके जनजातियों से जुड़ी हुई योजनाओं से संबंधित होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो जनजातियों से संबंधित योजना है, वो यूनिट 10 का आपका पार्ट है। यूनिट 10 अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताइए या ऐसी कौन-कौन सी योजनाएँ हैं जो जनजातियों से जुड़ी हुई हैं। तो यानी कि आपके 2 तरह से महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, एक तो करंट अफेयर्स, दूसरा यूनिट 10 और इससे आपके 2-3 सालों से एक प्रश्न पेपर में आ ही आ रहा है। और यहाँ पर जो मैं आपके सामने ये पीडीएफ ओपन किया हुआ हूँ, ये पीडीएफ आपके परीक्षा धाम की है। तो जिन लोगों के पास परीक्षा धाम बुक है, वो लोग इसे पढ़ रहे होंगे। लेकिन समस्या ये है कि क्या इसमें जितनी सारी योजनाएँ दी गई हैं आपकी, क्या सबको पढ़ना आवश्यक है? तो नहीं, क्योंकि कुछ ही ऐसी योजनाएँ हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये वीडियो देखने में इस चीज़ की मदद मिलेगी कि आखिर हमें कौन-सी योजनाएँ पढ़नी है, कौन-सी योजनाएँ नहीं पढ़नी है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझ पाएँगे कि किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एमपीपीएससी से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों से संबंधित अलग-अलग क्षेत्र में योजनाएँ शुरू की हैं। जैसे कि उसने शिक्षा से संबंधित योजनाएँ शुरू की है, आर्थिक रूप से संबंधित यानी कि उनको आर्थिक रूप से सक्षम या आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं। स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएँ हैं, कृषि में उनकी मदद करने के लिए योजनाएँ हैं और अन्य कुछ योजनाएँ। तो इस तरह से हम इन सभी को एक-एक करके पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कौन-सी हमारे पेपर के दृष्टि से सही है और कौन-सी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और परोक्ष रूप से इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एमपीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा में भाग लें। कौन से लोग? जो आपके एसटी कैटेगरी के लोग हैं, है ना? उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक सेवाओं में लाने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं कि आखिर किस-किस स्टेज तक की परीक्षा पास करने पर आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एमपीपीएससी का एग्ज़ाम प्री क्वालीफाई कर लेता है, तो उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति जो एसटी कैटेगरी का है और यूपीएससी का प्री क्वालीफाई कर लेता है, तो उसे 40,000 रुपए मिलेंगे। और मुख्य परीक्षा अगर यानी कि मेंस अगर कोई एसटी का व्यक्ति अगर क्वालीफाई करता है तो उसे 30,000 रुपए मिलेंगे। अगर वहीं पर यूपीएससी का मेंस क्वालीफाई करता है तो उसे 60,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार उत्तीर्ण कर ले यानी कि फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाए, साक्षात्कार उत्तीर्ण होगा तो सिलेक्शन होगा उसका, तो उसमें आपको कितने पैसे मिलेंगे? 25,000। और अगर आप यूपीएससी करते हैं तो यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको? 50,000। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 20,000 एमपीपीएससी के लिए प्री, यूपीएससी के लिए आप करते हैं प्री तो 40,000 और मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी की अगर आप पास करते हैं तो 30,000 और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो 60,000। लेकिन उसके बाद साक्षात्कार की बात आती है, तो अगर आप एमपीपीएससी का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू निकालते हैं तो 25,000 और अगर आप यूपीएससी का साक्षात्कार निकालते हैं तो 50,000। यहाँ पर कम राशि क्यों दी जा रही है? क्योंकि जिसका इंटरव्यू निकल जाएगा उस व्यक्ति को तो नौकरी मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है नहीं। हालाँकि सरकार को साक्षात्कार वाले जो उत्तीर्ण लोग हैं उनको देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उनको तो नौकरी मिल जाती है। लेकिन ठीक है, सरकार ने प्रोत्साहन राशि यहाँ पर निकाली है तो तीनों स्टेज में जो है तो वो आपको देगी। तो एसटी कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और यूपीएससी और एमपीपीएससी की परीक्षाओं में भाग लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी योजना है प्रतिभा योजना।
यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रतिभा योजना किसके बारे में है, तो जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है या प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि आखिर प्रतिभा योजना किससे संबंधित है। तो जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है। उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में जो भी बच्चा प्रवेश लेगा, उसको जो है तो आपके कुछ पैसे दिए जाएंगे, जैसे कि आगे यहाँ पर लिखे हैं। जैसे मान लीजिए आईआईटी, एम्स या क्लैट या एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करता है, तो उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा वहीं पर आपके जेई, नीट, एनआईटी, एफडीडीआई या फिर एनआईएफटी या फिर आईएचएम के माध्यम से प्रवेश लेता है, यानी कि इन परीक्षाओं को निकालता है, तो उसे 25,000 रुपए जो है तो आपके दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। यहाँ पर भी सरकार का उद्देश्य यही है कि आईआईटी, जेई, क्लैट इस तरह के परीक्षाओं में एसटी कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराएं और आगे बढ़ें। इसके बाद तीसरी योजना है, ये दोनों योजनाएं आपको याद करनी है, सिविल प्रोत्साहन योजना और प्रतिभा योजना, ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। फिर इसके बाद तीसरी योजना आवास सहायता योजना। इसमें क्या है, महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी गृहनगर से बाहर अन्य शहरों में अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें आवास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि अगर वो रूम रेंट पर लेते हैं, तो वहां पर उनको कुछ पैसे सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। अगर वो संभाग स्तर पर हैं, तो उनके 2,000 प्रतिमाह, अगर जिला स्तर पर हैं तो 1,250 रुपए प्रतिमाह, और अगर विकास खंड स्तर पर हैं तो उन्हें 1,000 रुपए प्रतिमाह आवास सहायता के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो आवास सहायता योजना किससे संबंधित है आपके, तो एसटी कैटेगरी के बच्चों से संबंधित है। महाविद्यालय के अध्ययन के लिए अगर कोई एसटी कैटेगरी का विद्यार्थी गृहनगर से दूर जाता है और अगर वो संभाग स्तर पर कहीं रहता है, तो उसे 2,000, जिला स्तर पर 1,250 रुपए और विकास खंड स्तर पर रहेगा तो 1,000 रुपए जो है तो उसको प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अगली योजना है आपकी आकांक्षा योजना। ये आपके पेपर में आ भी चुकी है एमपीपीएससी में। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2018 में। और ये किस लिए है, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजाति कार्य विभाग की योजना है ये। इसके अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए संभाग मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में राष्ट्रीय प्रवेश जैसे जेई, नीट, एम्स की तैयारी के लिए कोचिंग दिए जाने का लक्ष्य है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा है, वो 11वीं और 12वीं कक्षा में है और वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में अगर वो पढ़ रहा है, तो उसको जेई और नीट और एम्स जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क जो है तो तैयारी उपलब्ध करवाई जाएगी, कोचिंग दी जाएगी। तो आकांक्षा योजना कुल मिलाकर के इस तरह के एसटी कैटेगरी के बच्चों की मदद के लिए है। उसके बाद अगली योजना है सक्षम कार्यक्रम। सक्षम कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो सितंबर 2023 में हुआ है आपके। कब हुआ है, सितंबर 2023 में। यह आदिवासी विकास खंडों में जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल शिक्षा आधारित कार्यक्रम है। यानी कि विकास खंड पर वो व्यक्ति को कुछ न कुछ कौशल सिखाने से संबंधित योजना है, जिसका नाम है सक्षम कार्यक्रम। तो ये ऊपर जो हम लोगों ने योजनाएं पढ़ी, ये शिक्षा से संबंधित योजनाएं थी। अब हम लोग यहाँ पर जनजातियों से संबंधित जो भी योजनाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से उनको सशक्त करेंगी, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली योजना है आपकी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसकी शुरुआत या प्रारंभ 2 अक्टूबर 2024 से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि 2024 में शुरू हुई है। करंट अफेयर्स के दृष्टि से भी जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी गांव के समग्र विकास एवं उत्थान का एक महत्वपूर्ण प्रयास करना। यानी कि जो आपके आदिवासी गांव हैं उनके विकास को सुनिश्चित करना, उनका उत्थान करना आपके धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य है। हालांकि इसके योजना के नाम से भी समझ में आ रहा है, ग्राम उत्कर्ष यानी कि गांव का क्या करना, उत्कर्ष करना, उनका उत्थान करना। ये आपके 2 अक्टूबर 2024 को जो है तो शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। ये किस प्रकार की योजना है, तो योजना अंतर्गत समाज के
सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मार्जिन मनी सहायता यानी कि परियोजना लागत का 50% अधिकतम 15,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कोई गरीब वर्ग का अगर वो कोई उपकरण खरीदता है बिजनेस व्यापार के लिए, है ना? तो उसको जो है तो मार्जिनल या मनी सहायता दी जाएगी, जिसका मतलब मान लीजिए उसका 10,000 का कोई उपकरण है तो 50% सरकार उसको देगी, यानी 50% पैसा उसको देगी सरकार, यानी कि 5,000 रुपए। और अधिकतम कितना दे सकती है? 15,000 रुपए। अगर आप कोई 50,000 का खरीद लेते हैं तो आप सोचे उसका 50% 25,000 मिलेगा, तो नहीं। सरकार ने कहा है अधिकतम भाई हम आपको 15,000 दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022। ये 2022 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के नागरिकों को पूर्व में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उपकरण के लिए 10,000 से 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। अगर कोई एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का, सॉरी यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति है। तो अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है आपके यहाँ पर, अगर वो सूक्ष्म और लघु या मध्यम श्रेणी का कोई उद्योग संचालित करता है, तो उसको क्या होगा कि सरकार के द्वारा 10,000 से 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद अगली योजना है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। कौन सी योजना है? टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसको? अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के योजना युवाओं को। लाभार्थी कौन हो सकते हैं इस योजना के? तो 18 से 55 साल के जो लोग हैं उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा। 10,000 से 1 लाख के अंदर तक का जो है तो बैंक ऋण इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर ये किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा करते हैं तो उनको 10,000 से 1 लाख तक का क्या बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 6 सितंबर 2022 को योजना शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। क्या? बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वो, तो उनको कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। विनिमय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50,000 तक ऋण मिलेगा। यहाँ पर क्या है, इनको ऋण की जो सीमा है वो 1 लाख से 50,000 तक जो है तो मिल सकती है विनिमय गतिविधियों के लिए। अगर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मिल सकेगा यहाँ पर आपको क्या ऋण। 5% प्रतिवर्ष से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। इनको जो है 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान यानी कि सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसमें जितना भी उसमें ब्याज होगा 5% इनको सब्सिडी दी जाएगी उसमें। तो इस तरीके से बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना क्या करेगी? यहाँ पर आपको बैंक ऋण उपलब्ध करवाएगी जो लोग किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, एसटी कैटेगरी के लोग। इसके बाद अगली योजना है पवन पुत्र। अगली कौन सी योजना है आपकी? पवन पुत्र। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों को ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि वाहन मुहैया कराए जाएंगे। किसको? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्ग के लोगों को क्या कराई जाएंगी? ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि जो है तो वाहन यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे। अगली योजना है आपकी कल्प वृक्ष योजना। इसके अनुसार या इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सीधे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है या लागू की गई है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रेशम कीट पालन के द्वारा महिलाओं को रोजगार मिलता है, यानी कि कल्प वृक्ष में रेशम कीट पालन से संबंधित जो भी रोजगार सृजित होता है उसमें इन महिलाओं को अवसर मिलता है। इसके बाद अगली योजना है वन धन योजना। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना और जनजातीय आय में सुधार करना। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें ट्राइफेड के द्वारा इस योजना का प्रारंभ बड़वानी जिले से किया गया था। जो ट्राइफेड संस्था है जो अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पादों को बाजार में लेकर के जाती है, उनको लोगों बाजार तक पहुंचाती है, वो एक संस्था है आपकी क्या ट्राइफेड। तो इसकी योजना की शुरुआत ट्राइफेड के द्वारा बड़वानी जिले से की गई थी। इसके बाद अब योजनाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है आपकी योजनाएं जो कि जनजातियों से संबंधित है। नंबर 1 है अरुणिमा योजना।
अरुणिमा योजना क्या क्या उद्देश्य है? तो आदिवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अरुणिमा कार्यक्रम किया है या शुरू किया है। तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य के प्रति आदिवासियों को जागरूक करने के लिए अरुणिमा योजना आपकी शुरू की गई है। दूसरी योजना है सहारा योजना। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में अत्यंत निराश्रित कुष्ठ रोगियों, विकलांगों और निराश्रित वृद्धों के साथ-साथ विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें जो है तो जोड़ा जाएगा और उनको सरकार के द्वारा कुछ न कुछ आर्थिक मदद उनकी जो है तो की जाएगी और उनको सहारा प्रदान किया जाएगा। उनके इलाज के लिए जो है तो यहाँ पर पैसे उपलब्ध कराए जाएँगे या उनका इलाज किया जाएगा। तो सहारा योजना में क्या होगा, आपके कुष्ठ रोगी हैं, विकलांग हैं, निराश्रित वृद्ध हैं, परित्यक्त महिलाएँ यानी कि जिनको पति ने छोड़ दिया है वो और विधवाएँ। इन सभी को सरकार के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके बाद अगली योजना है आपकी धन्वंतरी योजना। कौन-सी योजना है? धन्वंतरी योजना। धन्वंतरी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए लागू की गई है। जो एसटी और एससी कैटेगरी के एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनको धन्वंतरी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। इसके बाद अगली योजना है जीवन ज्योति योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा, साधनहीन आदिवासियों को उनके घर के करीब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीवन ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ पर क्या है, आपके साधनहीन यानी जिन जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गाड़ी घोड़ा आपके नहीं है, तो ऐसे आदिवासियों को उनके घर के करीब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीवन ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। अगली योजना है आपकी, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देवारण्य योजना। ये 26 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है आयुष औषधि के उत्पादन को बढ़ावा देना। जो आयुष औषधि हैं या वन उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना, जंगलों में औषधियों का खजाना तथा जनजाति लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान के भंडार हैं, उनको उपयोग में लेना। कुल मिलाकर के जनजाति जो औषधि निर्माण करते हैं, उनका यहाँ पर उनको बढ़ावा देना है, उनको बाजार तक पहुँचाना है। किसका उद्देश्य? देवारण्य योजना का उद्देश्य है। इसके बाद अगली योजना है हमारी मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन। ये बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए। अगली है दीदी वाहन सेवा योजना, ये भी बहुत आवश्यक नहीं है। यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई हैं और या अभियान है आपके और उनके उद्देश्य देख लेते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी, जैसे ममता अभियान किस लिए शुरू किया गया है, तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। लाडो अभियान बाल विवाह की रोकथाम के लिए। लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव एवं महिला सम्मान के लिए। मुस्कान अभियान महिला जागरूकता के लिए। पंख अभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए। उदिता अभियान किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता प्रबंधन के लिए। और सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये आपके अभियान शुरू किए गए हैं। तो इन अभियानों को याद रखें। सांस अभियान आपके पेपर में आ चुका है, पंख भी आ चुका है, तो इस तरीके से कभी भी कोई और अभियान पूछा जा सकता है। इसके बाद इनकी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित। कैसी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित? तो सबसे पहली योजना है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2024 में शुरू की गई है। ये एक तो किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। इसके अंतर्गत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति किलो 10 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे बाजार में कोई आपका मोटा अनाज 10 रुपए का बिकता है, तो उसमें 10 रुपए सरकार आपको एक्स्ट्रा देगी, यानी कि आपको 20 रुपए मिलेगा। अगर कोई अनाज आपका 50 रुपए में बिकता है, तो सरकार उसमें 10 रुपए आपको और देगी, यानी कि आपको 60 रुपए मिलेंगे। यानी सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करें। यह योजना 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई, यानी कि 2026 तक के लिए है ये। इसके बाद अगली योजना है आपकी बलराम ताल योजना। ये तो सभी के लिए है एक तरीके से, सिर्फ किसान एससी के लिए नहीं है, सबके लिए ये योजना है। तो 25 मई 2007 को शुरू की गई थी। ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम 80,000। एससी एसटी के कृषकों के लिए 75% अनुदान, अधिकतम राशि 1 लाख देना है इसका। ये सामान्यतः कितना 80,000 रुपए है। एससी एसटी कैटेगरी को जो कृषक होंगे उनको 75%, सामान्य को कितना मिलेगा यहाँ पर 50%, लेकिन जो एससी एसटी के होंगे उनको कितना मिलेगा 75%। ठीक। इसके बाद वसुंधरा योजना है आदिवासियों के कृषि जीवन स्तर, जो आदिवासियों का क्या है आपके कृषि जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत भूमिहीनों को भूमि खरीदने के लिए 10 वर्षों का ब्याज
मुफ्त ऋण में दिया जाता है। भूमि खरीदने के लिए 10 वर्ष का मुफ्त में जो है तो यहाँ पर जिसका ब्याज नहीं लगेगा वो पैसा इनको प्रदान किया जाता है वसुंधरा योजना के अंतर्गत। तो आपको उद्देश्य भी याद रखना है। एमपीपीएससी अब उद्देश्य पूछ रहा है इस आप में कि भाई इस योजना का क्या उद्देश्य है इस तरीके से। अगली योजना है मधुबन। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक तरीके से डेयरी फार्म और दूसरे पशुधन विकास फार्म स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों द्वारा चलाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डेयरी फार्म शुरू किए जाएंगे, पशुधन विकास फार्म शुरू किए जाएंगे और इनको चलाने का अधिकार किसे होगा या किसे दिया जाएगा, तो इन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों के द्वारा इसको चलाया जाएगा। इसके बाद अगली है योजना जीवन धारा योजना। कौन सी योजना है आपकी? जीवन धारा योजना। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को लघु सिंचाई सुविधा एवं मिनी किट तथा कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सिंचाई की सुविधा और कृषि उपकरण इसके अंतर्गत आपके उपलब्ध कराए जाएंगे जीवन धारा योजना के तहत। इसके बाद अगली योजना है सूरज धारा योजना। यह योजना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? आपके किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा। उद्देश्य है एससी एसटी के लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना। क्या है इसका उद्देश्य? एससी एसटी के लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो सूरज धारा योजना आपको याद रखने हैं। ये उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराएंगे, लेकिन किसको? एससी एसटी को। फिर है यहाँ पर अगला आपका मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना। ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कंफ्यूजन पॉइंट दिया गया है। कई बार बच्चे जो है तो आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। परीक्षा धाम ने इसको व्यवस्थित तरीके से बताया। टांट्या भील स्वरोजगार योजना, एक है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। टांट्या मामा भील स्वरोजगार योजना प्रारंभ इसका 22 मई 2013 को हुआ था, जबकि टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को हुआ था। टांट्या भील स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं को रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और जो आपके टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है, इसका उद्देश्य ईएसटी हितग्राहियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। यानी कि जो आपकी टांट्या भील स्वरोजगार योजना है, इसमें आदिवासियों को युवाओं को आपको जो है तो वित्तीय सहायता देनी है, जबकि टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ईएसटी हितग्राहियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण राशि आपके टांट्या भील स्वरोजगार योजना के तहत 50,000 से 25 लाख है, जबकि टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आपको जो ऋण दिया जाएगा वो 10,000 से 1 लाख तक का है। तो इस तरीके से आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये दोनों योजनाएं अलग अलग हैं। इसके बाद कुछ अन्य योजनाएं हैं, कई बार पूछी जाती हैं, जैसे सौर्य संकल्प योजना। ये 2024 में शुरू की गई है। उद्देश्य है बैगा भारिया और सहरिया जनजाति के युवाओं को आर्म फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस में भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग देना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आपकी। क्या किया जाएगा इसमें? आपके जो बैगा भारिया और सहरिया जनजाति के युवा हैं उनको एयरफोर्स, आर्मी और पुलिस में भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाएगी। दूसरी योजना है पीएम जन मन योजना। क्या? पीएम जन मन योजना शुरुआत 2023 में। उद्देश्य पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा भारिया और सहरिया जनजाति का सामाजिक आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। क्योंकि आपने देखा होगा जब जनजाति पढ़ते हैं तो उसमें आपके जो बैगा भारिया और सहरिया हैं उनको सबसे पिछड़ी जनजाति के रूप में यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद अगली योजना है आहार अनुदान योजना। क्या है अगली योजना? आहार अनुदान योजना। प्रारंभ इसका 23 सितंबर 2017 को है। इसमें भी आपके क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया बैगा भारिया को कुपोषण से मुक्ति दिलाना। इसके अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपए राशि जमा की जाएगी, है ना। 1500 राशि जो है तो सरकार के द्वारा आहार अनुदान योजना के तहत दिया जाएगा। इसके बाद जल जीवन योजना है। यह अनुसूचित जनजाति के छोटे किसानों को सामूहिक सिंचाई योजना की लागत पर 75% अनुदान जो है तो इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अति आवश्यक नहीं है ये। इसके बाद अगली योजना है आपकी निर्मित। अगली योजना का नाम क्या है आपके? निर्मित। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के द्वारा भवन निर्माण में प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वो भी इस कार्य को आगे जाकर के कर सकें। यानी कि कुल मिलाकर के उनको स्किलफुल बनाना है। इसके बाद सहकार योजना है। इस योजना के तहत आदिवासी श्रमिकों को सीधे लाभ दिलाने के लिए खनिज एवं ईंट भट्ठे सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। ईंट
जहाँ खनिज उत्पादन होता है और ईंट के जो भट्टे हैं उनके लिए क्या करी जाएँगी, आपकी सहकारी समितियाँ बनाई जाएँगी। जहाँ पर आपके आदिवासी श्रमिकों को सीधे लाभ के लिए काम पर रखा जाएगा, उनको सीधा जो है तो पैसा मिलेगा। इसके बाद अगली योजना है न्याय निकेतन। इसके अंतर्गत क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों को अपनी प्रैक्टिस सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवहारिक और राजस्व न्यायालयों के निकट अभिभाषक कक्ष बनाकर आवंटित किए जाएंगे। यानी कि इनको जहां पर भी राजस्व न्यायालय होंगे उसके निकट अभिभाषक कक्ष बनाकर, यानी कि उनको एक रूम दिया जाएगा क्वार्टर टाइप का, और वहां पर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। शुरू ये सितंबर 2024 में की गई है। उद्देश्य है भारत में जनजाति समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसके बाद अगली योजना है नवजीवन। नवजीवन के अंतर्गत क्या होगा, तो गरीबी और बेरोजगारी के कारण गांव छोड़कर शहरों में आ बसे आदिवासियों के लिए योजनाओं के माध्यम से सरकार अत्यंत सस्ती दर पर भूखंड यानी कि भूमि आवंटित कराएगी, जिससे वो लोग अपना वहां पर घर बनाए, और जहां पर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है वहां से वो जुड़ जाता है या उसका जुड़ाव हो जाता है, तो उसको छोड़ करके जल्दी व्यक्ति बाहर नहीं जाता। तो इसमें जो है तो गरीब और बेरोजगारी के कारण जो लोग आदिवासी गांव छोड़ रहे हैं उनको गांव में रहने के लिए सरकार उनको खंड आवंटित करेगी, भूमि देगी, जहां पर वो अपना घर बनाएंगे। इसके बाद 10वीं योजना है आपकी यहाँ पर स्वावलंबन। जनजाति के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और स्वजीविकोपार्जन पर आधारित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यवसाय शुरू करने हेतु स्वरोजगार योजना के तहत अत्यंत सरल शर्तों पर अत्यंत सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। अत्यंत सरल शर्तों पर क्या कराएंगे, बहुत सारे कागज वगैरह यहाँ पर नहीं लेना है, उनको ऋण आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद अगली योजना है पंचधारा योजना। अगली योजना कौन सी है आपकी, पंचधारा योजना। इसकी शुरुआत 1 नवंबर 1991 को हुई थी। ये आवश्यक नहीं है, बहुत पुरानी योजना है। मुख्यमंत्री मदद योजना, ये भी जरूरी नहीं है। इसके बाद राशन आपके द्वार, ये भी उतनी आवश्यक योजना नहीं है। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है आपके प्रमुख योजना और उनसे संबंधित मंत्रालय। कई बार एमपीपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि आखिर इस योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, जैसे सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना और तरंग पोर्टल। इन सभी योजनाओं का संबंध किससे है, आपके विद्युत मंत्रालय से। बिल्कुल आप रट लीजिए। अगली योजना है जननी एक्सप्रेस योजना और मिशन इंद्रधनुष योजना। ये किससे संबंधित है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजना है। अगली योजना है लाडली बहना योजना, उदिता अभियान, अरुणिमा कार्यक्रम, मंगल दिवस। ये सभी किससे संबंधित हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। फिर अगली योजनाएं हैं सूरज धारा योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना। ये किससे संबंधित है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से। फिर अगली योजना है मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना। ये किससे संबंधित है, तो सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग से। अगली योजना है आपकी इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना। ये किससे संबंधित है, स्कूली शिक्षा विभाग से। फिर अगली योजना है आपके मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये किससे संबंधित है, राजस्व विभाग से। अब जैसे किसान कल्याण है तो हमें लगेगा कि कृषि मंत्रालय से है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से, लेकिन नहीं, ये किससे संबंधित है, आपके राजस्व विभाग से संबंधित है। तो इस तरह की योजनाएं कई बार पूछ करके आपको क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे आकांक्षा योजना, आहार अनुदान योजना और सक्षम योजना, ये किससे संबंधित है, तो जनजाति कार्य विभाग से संबंधित है। सीएम हेल्पलाइन, तो ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना, तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित है। गांव की बेटी योजना, तो ये उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो इस तरीके से सभी योजनाओं का क्या करना है, हमें विभाग जरूर याद रखना है। इसके बाद परीक्षा धाम एक बहुत शानदार चीज देता है, गोवा प्लान, है ना। कई बार वो इस तरह के प्लान देते रहते हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जॉब लगेगी, और जॉब लगेगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप गोवा घूमने जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना की अवधारणा लागू की गई है। क्या मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना की अवधारणा लागू की गई है। दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को 10,000 से 1 लाख तक की सीमा तक ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति निवासियों को
कम मूल्य पर उपकरण एवं व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है, यानी कि कोई व्यवसाय से संबंधित उपकरण या फिर व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध कराती है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम एससी एसटी के कृषकों के कल्याण के लिए है। फिर है अगला यहाँ पर तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। क्या आपके तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले संगठन आईएफडीआई है। इसके अंतर्गत आईएफडीआई के द्वारा जो है तो यहाँ पर आपके तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में सिकल सेल एनीमिया सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, यानी कि बहुत सारे जनजातियों में आपकी ये समस्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, पीएम जन मन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बैगा भारिया और सहरिया 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पीएम जन मन योजना के अंतर्गत किन किन जनजातियों को लाभ होगा, तो आपको याद रखना है बैगा भारिया और सहरिया, ये 3 सबसे पिछड़ी जनजाति हैं, इन्हीं को लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है आपका उदिता अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू है, ये तो हमने पढ़ चुके हैं अभी। इसके बाद है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज 2020 में हिंदी भाषा के रूप में आत्मनिर्भर शब्द को चुना गया है। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चलता है ना, तो आत्मनिर्भर शब्द को आपका जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज 2020 है उसमें हिंदी का प्रमुख शब्द चुना गया है आत्मनिर्भरता को। इसके बाद अगला पॉइंट है, जनसंपर्क विभाग द्वारा योजनाओं से संबंधित जानकारी हेतु अग्रदूत पोर्टल आपका शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन योजना 31 जुलाई 2014 से शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के 15 जिलों में लागू है। और फिर उसके बाद पॉइंट है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, विवाह में 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगला पॉइंट है, महिला हेल्पलाइन का संचालन 8 मार्च 2020 से जो है तो यहाँ पर आपके किया गया है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने जनजातियों से संबंधित जो भी आपकी योजनाएं थी, सभी योजनाओं को पढ़ लिया। इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें तथा वीडियो को अन्य अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।